जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीका से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद अंकित में। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन में आप लोगों को जिस तरह से हम पढ़ेंगे उस तरह से आपको हम लोगों ने क्या कर दिया है, बता दिया है कि किस तरह से हम लोग अपनी चीजों को टाइमली खत्म कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन में आपको बता दिया है और आपको एक वीडियो मिल भी चुका है और हमको लगता है कि आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रूटीन के अनुसार, जिस तरह हमने बताया है उसी तरह आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, रूटीन का जो हम लोगों ने देखा कि दूसरा में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था की चर्चा किया था, तो आज हम लोग अर्थव्यवस्था को ही पढ़ेंगे। आखिर अर्थव्यवस्था को कैसे पढ़ेंगे, तो एक लेक्चर में, एक वीडियो में कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं, आपको हम बता दिए हैं। तो देखिए, आपको सभी जो वीडियो मिलेंगे आपको किस में मिलेंगे, वन शॉट में। तो देखिए, आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, आज जो है हम लोग अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में सभी चीज को इतनी अच्छी तरह से बताया जाएगा कि आपको समझ में भी आएगा और आपसे क्वेश्चंस भी बनेंगे और आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी भी इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए, आज चलिए हम लोग अपना जो काम है, हम लोग अपने कामों को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम लोग आज से अर्थव्यवस्था को पढ़ना शुरू करेंगे। इस अर्थव्यवस्था में टोटल 7 अध्याय हैं, जिसमें से आज हम लोग पहला अध्याय आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले अध्याय का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। क्या बताए, हम लोग जो आज पढ़ेंगे उस अर्थव्यवस्था को आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें टोटल 7 अध्याय हैं, जिसमें से पहला अध्याय आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पहले अध्याय का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग, पहला है कि अर्थव्यवस्था को सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर अर्थव्यवस्था क्या होता है। फिर हम लोग इतिहास के बारे में, आखिर इतिहास क्या होता है, हल्का फुल्का जानकारी ले लेंगे और हम लोग अपनी चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आप लोग किसी न किसी के मुंह से सुने होंगे कि अभी अर्थव्यवस्था ठीक न है। आप लोग किसी न मुंह से सुने होंगे कि अभी अर्थव्यवस्था क्या है, डाउन चल रहा है। तो कैसे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, सभी बातों को हम लोग बताएंगे। चलिए समझते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कहिएगा संपूर्ण, क्या बोलिएगा, संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के योग को, संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। संपूर्ण मतलब जितना भी, सब, जितना, संपूर्ण, और कहिएगा संपूर्ण मतलब हो गया जितना भी है। अब ये आर्थिक क्रिया क्या होता है, आर्थिक क्रिया के बारे में बता दें कि वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, इनकम की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। और उसी के जोड़ को, योग मतलब जोड़, उसी के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या बताएं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कहिएगा संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के योग को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे देखिए, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा मोड़ा जान ले, इतिहास के बारे में। इतिहास क्या होता है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के बारे में थोड़ा मोड़ा जान, लेकिन इनके पिता कौन है। देखिए, इतिहास किसे कहते हैं। देखिए, इतिहास जो है, इतिहास एक ऐसी किताब है जो बीते हुए, जो पुरानी घटनाओं को याद दिलाती है, जो पुरानी घटनाओं के बारे में बताती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, देखिए, एक ऐसी किताब जो बीते हुए घटनाओं का क्या दे, ज्ञान दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, इतिहास कहते हैं। देखिए, इतिहास के पिता जो हैं, इतिहास के पिता जो हैं वो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। किसके पिता, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। और आपसे थोड़ा मोड़ा और बता दें, इतिहास जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। कहिएगा कौन कौन से शब्द हैं। पहला 3 शब्द है, इति जोड़ हो जोड़ आस।
इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना होता है और इसका अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही सचमुच ज्ञान होना। जैसा हुआ वैसा ही सचमुच ज्ञान होना, यह इतिहास का क्या होता है? अर्थ होता है। और इतिहास की परिभाषा हम लोगों ने क्या किया? जान लिया। अब आ जाइए कुछ मुख्य बातें जानते हैं कि आखिर क्या है, इसके बारे में कुछ मुख्य बात जान लें हम लोग। देखिए, हमारा देश जो है भारत, वो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? आजाद हुआ। पहला बात कि हमारा देश जो है भारत, वो कब आजाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है भारत, वो क्या हुआ? आजाद हुआ। पहला बात हो गया। दूसरा बात देखिएगा कि आजादी से पहले हमारा जो भारत था, वह 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का क्या रहा? अंग्रेजी शासनों का, अंग्रेज के शासन का क्या रहा? गुलाम रहा। क्या रहा? गुलाम रहा। आजादी से पहले हमारा जो भारत है, वह 200 वर्षों तक भारत जो है वह अंग्रेजी शासन का क्या रहा? गुलाम रहा। क्या रहा? अंग्रेजी शासनों का क्या रहा? गुलाम रहा। और तीसरी बात कि उस समय जिस समय भारत हमारा गुलाम था, तो उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। चौथा बात बता दें कि अंग्रेजों ने एक नीति अपनाया था। क्या नीति अपनाया था? इन्होंने नीति अपनाया था कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया था। किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाया था? इन्होंने नीति अपनाया था कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने। किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने। आप लोग इतना वो देख लिए। क्या बताए चारों में से? पहला, हमारा देश जो है भारत, वह 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? आजाद हुआ। दूसरा बात क्या बताए? आजादी से पहले हमारा जो भारत है, वह 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासनों का क्या रहा? गुलाम रहा। तीसरा बात हम लोगों ने क्या देखा? तीसरा बात हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज जो थे, उस समय जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले जब अंग्रेजी शासनों का गुलाम था, तो उस समय भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाता था। क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया कहलाता था। और चौथा बात, अंग्रेजों ने वो नीति अपनाया था। कौन सी नीति अपनाया था? इन्होंने नीति अपनाया था फूट डालो और शासन करो की नीति। किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने। किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने। आगे चलिए, अगला है कि उपनिवेश क्या होता है। अगला पॉइंट आता है कि उपनिवेश क्या है, उपनिवेश किसे कहते हैं। देखिए, आसान भाषा में समझ लीजिए। देखिए, आराम से समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा। क्या कहते हैं? उपनिवेश किसे कहते हैं? कहिएगा कि जब कोई शक्तिशाली देश, क्या बोलिएगा? मान लीजिए कि कोई शक्तिशाली देश है और एगो कौन है? कमजोर देश है। कोई शक्तिशाली देश है और कोई क्या है? कमजोर देश है। कहिएगा कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को कितने रूप से? देखिए, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से क्या बना लेता है? गुलाम बना लेता है। क्या बना लेता है? गुलाम बना लेता है। तो वही जो गुलाम देश है, उस शासक देश का क्या कहलाएगा? उपनिवेश। क्या कहलाएगा? उपनिवेश। कहिएगा नए समझे, समझ गई कि नहीं समझे? तो समझा देते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि कोई ए देश है और ये बहुत शक्तिशाली है। ये क्या है? बहुत शक्तिशाली है। और एगो बी देश है और ये बहुत कमजोर देश है। तो क्या हुआ कि ये शक्तिशाली देश है। जब यह शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को कितने रूप से? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से क्या बना ले? गुलाम बना ले। क्या बना ले? गुलाम बना ले। तो वही जो गुलाम देश है, गुलाम देश कौन है? बी। तो गुलाम देश कौन है? बी। तो गुलाम देश जो है, इस शासक देश का शासन कौन करेगा? ए देश। तो शासक देश का क्या कहलाएगा? उपनिवेश। क्या कहलाएगा? उपनिवेश। समझे? नहीं समझे? ईमानदारी से बताए, नहीं समझे? उपनिवेश क्या है? क्या कहिएगा कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से गुलाम बना लेता है, तो गुलाम देश शासक देश का क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। अगला देखिए, अगला आता है कि बताइए आर्थिक क्रिया क्या है। अगला आता है कि बताइए आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं समझिएगा। आर्थिक क्रिया क्या है? कहिएगा कि वे सभी क्रियाएं, क्या कहिएगा? वे सभी क्रियाएं, क्या कहिएगा? कि वह सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। क्या बोलिएगा? कि
कि वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसे हम लोग कौन क्रिया कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया क्या है? वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति हो, इनकम की प्राप्ति हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। जैसे में कोनो काम कर रहे हैं जिससे हमें पैसा की प्राप्ति हो, कौन क्रिया कहलाएगा? आर्थिक क्रिया। अब एगो और इसमें पॉइंट आता है कि गैर आर्थिक क्रिया क्या होता है। गैर आर्थिक क्रिया क्या हो? इसमें काम कर रहे हैं तो हमें पैसा की प्राप्ति हो रही है, उसमें कहिएगा कि वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति नहीं होती है, कौन क्रिया कहलाती है? गैर आर्थिक क्रिया। कौन क्रिया? गैर आर्थिक क्रिया। जैसे सोना, क्या सोने से हमको कोई रुपया मिलता है? नहीं मिलता है, कौन क्रिया हो जाएगा? गैर आर्थिक क्रिया। कौन क्रिया? गैर आर्थिक क्रिया। इतना को बात समझे। अब आ जाइए, अगला पॉइंट आता है कि बताइए कि अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। देखिए, संरचना के जगह पर कहीं कहीं ढांचा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ढांचा। तो घबराइएगा ना, एक के बात है, एक के बात है। आप देखिए, आपसे पूछेगा कि बताइए अर्थव्यवस्था की संरचना क्या गो है? स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी क्या गो है? तो कहिएगा 3 गो। क्या गो है? 3 गो। अर्थव्यवस्था की संरचना 3 गो। कहिएगा 3 गो का नाम बता दीजिए। देखिए, पहला है जिसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। जिसको क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है जिसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा आता है जिसको कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। जिसको क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था की संरचना जो है वो 3 गो होती है। क्या गो होती है? 3 गो। यह कौन कौन? पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। अब तीनों के बारे में जान ले। आपसे देखिए, यहाँ से प्रश्न भी पूछता है, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न आपसे पूछ देगा तो उस समय आप नहीं बना पाइएगा तो गलत बात हो जाएगा ना। फिर आ जाइए कि देखिएगा अर्थव्यवस्था के पहले प्राथमिक क्षेत्र को देखते हैं कि आखिर प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? कहिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र को पहला बात 1 नंबर पूछेगा कि यहाँ से देखिएगा आपको क्या को ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं। देखिए, आपसे पूछ देगा कि प्राथमिक क्षेत्र को बता देते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। पहला बात कि प्राथमिक क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, कृषि क्षेत्र से संबंधित जितना भी क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। उसी क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। किसे कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। कहिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, और कृषि क्षेत्र से संबंधित, इससे संबंधित जितना भी क्षेत्र होगा वही क्षेत्र कौन क्षेत्र कहलाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। और इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कुछ के नाम बता दे। जैसे कृषि, ये सब आपसे पूछ देगा कि बताइए कृषि जो है वह कौन क्षेत्र में है? कहिएगा प्राथमिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में है? प्राथमिक क्षेत्र में। दूसरा पशुपालन। दूसरा पशुपालन। पशुपालन आपसे पूछ देगा कि पशुपालन अर्थव्यवस्था की संरचना में कौन से प्रकार है, कौन से क्षेत्र है? क्षेत्र में आपको कौन सा पूछ देगा? अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र। मछली पालन अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र। और भी बहुत सारे आते हैं, समझ लिए। आ जाइए द्वितीयक क्षेत्र पर। किस पर? द्वितीयक क्षेत्र की बात करें। द्वितीयक क्षेत्र के बारे में बता दें कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव वो क्लियर हुआ। देखिए, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और औद्योगिक क्षेत्र से जितना भी क्षेत्र होगा, संबंधित जितना भी क्षेत्र होगा, वह कौन क्षेत्र कहलाएगा? औद्योगिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र कहलाएगा? औद्योगिक क्षेत्र कहलाएगा। जैसे में एग्जाम्पल में इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। पहला है खनिज व्यवसाय। पहला खनिज व्यवसाय, और दूसरा है निर्माण उद्योग। दूसरा क्या है? निर्माण उद्योग। बता दें कि खनिज व्यवसाय या न याद रहे ना तो कहिएगा कि निर्माण वाला जितना भी कार्य है ना उसको हम लोग किस क्षेत्र में रखते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। किस क्षेत्र में? द्वितीयक क्षेत्र में। बात क्लियर हो गया। आ जाइए तीसरा। कहिएगा तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र किसको कहेंगे? कहिएगा कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, और इससे सेवा क्षेत्र से जितना भी संबंधित क्षेत्र होगा वह कौन क्षेत्र कहलाएगा? तृतीयक क्षेत्र। कौन क्षेत्र कहलाएगा? तृतीयक क्षेत्र। क्या बोलिएगा कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र से संबंधित जितना भी क्षेत्र होगा वह
तृतीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तृतीय क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत भी बहुत सारे कार्य आते हैं, बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे सेवा। सेवा देखिए, सेवा करना कौन क्षेत्र में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। जैसे बैंक, बैंक हमें क्या करता है? सेवा प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, उसे हम लोग कौन क्षेत्र में रखेंगे? तृतीय क्षेत्र में। परिवहन, एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी हमें क्या मिलती है? सहायता मिलती है, वो सेवा होती है, तो उसे कौन क्षेत्र में रखेंगे? तृतीय क्षेत्र में। संचार, बीमा और भी बहुत सारे होते हैं, उसको हम लोग कौन क्षेत्र में रखेंगे? तृतीय क्षेत्र में। ना याद रहे तो कहिएगा जितना भी सेवा करने वाला क्षेत्र होता है ना, उसे हम लोग तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। किस क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र में। इतना को बात समझ लिए। अब आगे देखिए, आगे आ जाते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार पर। अगला क्या है? अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जान ले कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? कहिएगा 3 गो। अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होता है? 3 गो। कहिएगा तीनों का नाम होता है, तनी बता दीजिए। देखिए, पहला है जिसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला कौन है? जिसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है जिसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा जिसको कहते हैं वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। बात देखिए हो। आ जाइए समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अब समझिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए, कहिएगा कि वैसी अर्थव्यवस्था, क्या बोलिएगा? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, देखिए ध्यान से रखिएगा, एगो जिसको कहते हैं लाइन पर बैठाइएगा तो तीनों का परिभाषा चुटकियों में बन जाएगा। कैसे बनाइएगा? तो कहिएगा कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, ये लाइन तीनों में सेम लिख दीजिएगा, तीनों में कहीं कूट काट में। कहिएगा कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, देखिए हम काहे नहीं सब लिख के आए हैं, आपको याद करने में आसानी हो। अगर डायरेक्ट लिख देते हैं परिभाषा तो याद करने में आपको थोड़ा मोड़ा दिक्कत होता, लेकिन इससे आप याद रख सकते हैं बहुत अच्छी तरीका से। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? कहिएगा वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार हो? किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो। क्या बोलिएगा? इसमें पहला वाला में न याद रहे तो कहिएगा निजी अर्थव्यवस्था। कहिएगा कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का क्या हो? अधिकार हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए, आपसे पूछ देगा कि इसमें तो एक आध नाम बता दीजिए। देखिए, पहला आता है अमेरिका। पूछ देगा कि बताइए कि अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है? कहिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। काहे कि अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का। किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का। दूसरा देखिए जापान। जापान में कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर भी उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तीसरा आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी पूछेगा आपसे कि ऑस्ट्रेलिया में बताइए कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो कहिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का। किसका? निजी व्यक्ति का। पहला क्लियर हो गया। दूसरा में भी वही लाइन पर बैठाइएगा, कहिएगा कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए यहाँ तक तो सेम बताए, खाली यहाँ निजी व्यक्ति की जगह पर क्या कर दिए? नहीं कि देश की सरकार के पास हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग कौन अर्थव्यवस्था कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका एक आध नाम जान लीजिए। आपसे पूछ देगा कि बताइए चीन में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो कहिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन में कौन सी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्यूबा में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो कहिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये समझ लिए। आगे बढ़े। तीसरा आता है जिसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? कहिएगा कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का भी और देश की सरकार दोनों का अधिकार हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग
मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या बताएं? जिसमें दोनों का अधिकार हो, पूंजीवादी का भी और समाजवादी दोनों का अधिकार हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हमारा देश भारत जो है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ जो है उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का भी अधिकार होता है और देश की सरकार दोनों का अधिकार होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग कौन अर्थव्यवस्था कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ तक आप लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब देखिए आगे हम लोगों ने अभी यहाँ तक देखा। अब आता है अगला, समावेशी विकास किसे कहते हैं। देखिएगा, समावेशी विकास किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। समावेशी विकास किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहिएगा वैसी प्रक्रिया। समावेशी विकास के बारे में अगर कोई परिभाषा पूछ दिया तो क्या कहिएगा? कहिएगा वैसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों का क्या हो? विकास हो। क्या हो? विकास हो। उसे समावेशी विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास किसे कहेंगे? कहिएगा कि वैसे मतलब वह प्रक्रिया, क्या कहिएगा? वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों का क्या हो? विकास हो। ऐसी उसे हम लोग क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों का, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह कैसा भी व्यक्ति हो, सभी का विकास होना चाहिए। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? समावेशी विकास। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? समावेशी विकास कहेंगे। समावेशी विकास किसे कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा। कहिएगा वैसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों का क्या हो? विकास हो, उसे हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। अगला आ जाइए। अगला आता है कि सतत विकास किसे कहते हैं। अगला क्या आता है? सतत विकास किसे कहते हैं। ठीक है, सतत विकास किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहिएगा कि विकास की वैसी प्रक्रिया, क्या बोलिएगा? परिभाषा सुनिएगा। क्या कहिएगा? कि विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान समय को क्या करते हुए? ध्यान में रखते हुए आने वाले पीढ़ियों का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसी प्रक्रिया को, मतलब ऐसे विकास को सतत विकास कहते हैं। क्या बताएं? कहिएगा कि विकास की वैसी प्रक्रिया, विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए आने वाले पीढ़ियों का भी ध्यान रखा जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। सतत विकास किसे कहेंगे? कि जिसमें वर्तमान समय, अभी जो वर्तमान में कर रहे हैं उसका तो ध्यान रखबे करेंगे, लेकिन आगे आने वाले पीढ़ियों का भी क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सतत विकास। उसी को क्या कहेंगे? सतत विकास। समझे? अब आगे देखिए। आगे आता है योजना आयोग के बारे में, थोड़ा मोड़ा जान लीजिए। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ देगा योजना आयोग के बारे में। देखिए योजना आयोग के बारे में जान लीजिए कुछ बात है। योजना आयोग का गठन जो है वो 15 मार्च 1950 को हुआ। आपसे पूछेगा कि बताइए योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो कहिएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ। योजना आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ। और आपसे पूछ देंगे कि इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। क्या बताया योजना आयोग के बारे में? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के कागजातों को सुरक्षित रखने के लिए एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। कौन होते हैं? एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। और उपाध्यक्ष के कामों में हाथ बटाने के लिए उसको 8 सदस्य भी दिए जाते हैं। कौन सी होते हैं? 8 सदस्य भी होते हैं। क्या बताएं कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ और इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री के मतलब योजना आयोग के सभी कागजों को सुरक्षित रखने के लिए एक उपाध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष के कामों में हाथ बटाने के लिए 8 सदस्य भी होते हैं। और उस समय योजना आयोग के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? JL नेहरू। कौन थे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। कौन? JL नेहरू कहिए या जवाहरलाल नेहरू कहिए, बात एक ही है।
क्या बताए, इतना की बात समझे। ये इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग के कागजातों को सुरक्षित रखने के लिए एक उपाध्यक्ष होते हैं और उसमें उपाध्यक्ष के कामों में हाथ बटाने के लिए 8 सदस्य भी होते हैं। समझ लिए। आगे देखिए, आगे आता है कि बताइए आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। देखिए प्रश्न में हमको लगा कि नहीं इसको डायरेक्ट परिभाषा से समझाया जाए, तो आप समझ लीजिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, आर्थिक नियोजन क्या है समझिएगा। देखिए परिभाषा है कि राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार, किसका परिभाषा बता रहे हैं, आर्थिक नियोजन का। आर्थिक नियोजन क्या है कहिएगा कि राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का, देश में जितना भी संसाधन है उसका विभिन्न, देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। न याद रहे तो याद रखिएगा कि देश में जितना भी साधन है उसके विकास के लिए देश संसाधनों का विभिन्न मतलब अलग अलग क्षेत्रों में विकास के लिए, विकास की क्रियाओं का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। समझ लिए। अब आइए अगला आता है नीति आयोग के बारे में। किसके बारे में, नीति आयोग के बारे में। आखिर नीति आयोग के बारे में अगर कोई पूछ दे तो याद रखिएगा, पहला बात कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसके पदेन अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। क्या बताएं, नीति आयोग के बारे में बताएं कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ और इनके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अगला आ जाइए, आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि बताइए पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया, 1951 में लागू किया गया। पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष, पंचवर्ष आप देखते होंगे कि पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष का यह योजना होता है। कितने वर्ष का, पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष का क्या होता है, योजना होता है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू किया गया और 56 में क्या हो गया, खत्म हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू किया गया और 61 में क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब 5 वर्ष, मतलब जितना भी है उसमें पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्ष जोड़ते जाइए, आपसे पंचवर्षीय योजना निकल जाएगा। आगे देखिए अगला आता है राष्ट्र विकास परिषद क्या है। राष्ट्र विकास परिषद के बारे में जान लीजिए थोड़ा मोड़ा बात। देखिए राष्ट्र विकास परिषद क्या है, तो इसका देखिए राष्ट्र विकास परिषद के बारे में, इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। क्या बताएं कि राष्ट्र विकास परिषद जो है इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इन्हें की पहला वाला देख करके इसमें मार दीजिएगा। देखिए राष्ट्र विकास परिषद में क्या होता है, इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ और इसके पदेन अध्यक्ष सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। देखिए आप लोग ये सब करते हैं, पहले क्या होता था कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु मतलब एक वस्तु लिए दूसरे वस्तु दे दिए, मतलब एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहलाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। आप लोग अभी भी करते हैं कि जैसे कोई बर्फ वाला आता है, आप लोग देखते होंगे कि आपके पास गेहूं होता है तो आप उसको गेहूं दे देते हैं और उससे बर्फ क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो कौन प्रणाली हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन प्रणाली हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहेंगे कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का क्या करना, अदला बदली करना या आदान प्रदान करना या लेन देन करना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन यह वस्तु विनिमय प्रणाली अब पहले चलता था, लेकिन क्या होता था पहले कि वस्तु विनिमय प्रणालियों में भी कठिनाइयां होती थी। क्या कठिनाई होती थी कि जैसे हमको एक वस्तु की जरूरत है, मतलब कि हमको एक वस्तु दे करके 4 वस्तु लेना है, लेकिन एक व्यक्ति के पास उस चारों वस्तुएं नहीं होती थी, तो अलग अलग लोगों के पास क्या होती थी, वो वस्तुएं होती थी, जिससे वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होती थी, कठिनाइयां होती थी। क्या होती थी, कठिनाइयां होती थी। अगला आ जाइए, अगला है कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है।
मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है? वो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या करते थे? वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे। इसमें क्या करेंगे कि एक वस्तु के बदले मुद्रा का आदान प्रदान करेंगे, मुद्रा का लेन देन करेंगे। मुद्रा का आदान प्रदान करना कौन प्रणाली कहलाता है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली। कौन प्रणाली कहलाता है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली किसे कहेंगे? कहिएगा कि एक वस्तु के बदले मुद्रा का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली। देख लिए, आगे आ जाइए। बैंकिंग प्रणाली क्या है? आपसे पूछ देगा कि बताइए बैंकिंग प्रणाली क्या है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कहिएगा कि बैंक के माध्यम से, बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं? देखिए कहिएगा कि बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा, किसके द्वारा? बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय के माध्यम, विनिमय की क्रिया का क्या करते हैं? संपादन करते हैं, जिसे बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। किसके द्वारा? कहिएगा कि बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय मतलब लेन देन, विनिमय मतलब लेन देन की क्रिया का क्या करते हैं? संपादन करते हैं। उसे हम लोग बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। अगला आ जाइए, एटीएम के बारे में थोड़ा मोड़ा बात जान लीजिए। एटीएम का आप लोग जानते होंगे कि एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसको हिंदी में कहते हैं स्वचालित टेलर मशीन। क्या कहते हैं? स्वचालित टेलर मशीन। और यह जो एटीएम है एक छोटा सा कार्ड है, प्लास्टिक। यह जो एटीएम है यह प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। क्या है? प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है, जिसके माध्यम से हम किसी भी समय मुद्रा निकाल सकते हैं। इसकी जो सेवा होती है वह 24 घंटे क्या रहती है? उपलब्ध रहती है। किसका? एटीएम का। अब हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा? ध्यान से। हम लोगों ने एटीएम के बारे में देखा। अब देखिए अगला क्या आता है? अगला आता है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है आपसे पूछ लिया है। बहुत बार बिहार बोर्ड जो है इस प्रश्न को पूछा है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? अंग्रेजी में कहिएगा ना, इसको कहिएगा नेशनल इनकम। क्या कहिएगा? नेशनल इनकम। आइए राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं देखिएगा। कहिएगा कि किसी देश में, क्या बोलिएगा? किसी देश में कितना वर्ष में, एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा जो है वह उत्पादित की जाती है। क्या की जाती है? कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, उसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे? कहिएगा कि किसी देश में कितना वर्ष में, एक वर्ष में, कितना वर्ष में, एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है, उसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझे? राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे? कहिएगा कि किसी देश में एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, उसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। न याद रहे तो कहिएगा कि किसी देश में एक वर्ष में अर्जित आय की कुल मात्रा को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। की बोलिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कि कहिएगा कि किसी देश में, या न रहे तो कहिएगा कि किसी देश में एक वर्ष में अर्जित आय की कुल मात्रा को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्लियर हो गया बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक आता है प्रश्न कि विकसित देश क्या है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि विकसित देश क्या है, विकासशील देश क्या है। यहाँ ये बात पूछिए, ध्यान रखिएगा, विकसित देश किसे कहते हैं और विकासशील देश किसे कहते हैं। विकासशील देश, सॉरी, विकसित देश पहले किसे कहते हैं? जो विकसित कर गया है, जो विकसित कर गया है उससे हम लोग विकसित देश कहेंगे। परिभाषा क्या बोलिएगा? ध्यान से सुनिएगा। परिभाषा क्या है? कहिएगा कि किसी देश की जब राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे विकसित देश कहते हैं। पहला परिभाषा याद हुआ? कि बोलिएगा किसी देश की राष्ट्रीय आय, मतलब किसी भी देश की अगर राष्ट्रीय आय अधिक है तो उसे हम लोग विकसित देश कहेंगे। कौन देश कहेंगे? विकसित देश। कहिएगा एक वो परिभाषा है, एक और बताएं जगह से याद रखिए। देखिए क्या बोलिएगा दूसरा परिभाषा। ये परिभाषा 2006 के अनुसार बता रहे हैं। कहिएगा कि 2004 में जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपया से क्या हो? अधिक हो, तो वह देश विकसित देश कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश। क्या न याद रहे कहिएगा कि किसी देश की जब प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपया से अधिक हो तो वह देश विकसित देश कहलाता है। पहला, जब किसी देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो वह देश विकसित देश कहलाता है।
जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपया से अधिक हो तो वह देश विकसित देश कहलाता है। अब देखिए अगला जो हम प्रश्न बताएंगे यह अभी बिहार बोर्ड पूछ लिया है, बहुत बार पूछा है, हो सकता है कि इस बार आपके एग्जाम में पूछ दे। क्या है देखिएगा, अगला आता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय के पूछे कहिएगा इंग्लिश में तनिक बता देगा की कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको पर कैपिटा इनकम। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पर कैपिटा इनकम। किसको? प्रति व्यक्ति आय को अंग्रेजी में पर कैपिटा इनकम कहते हैं। आ जाइए, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? फॉर्मूला से आप लोग सवाल बना दे, मतलब परिभाषा बना लीजिएगा कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। कहिएगा कि राष्ट्रीय आय को, किसको? राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से। क्या कहिएगा? परिभाषा सुनिएगा ध्यान से, देखिए हम कहा बोल रहे हैं। कहिएगा कि राष्ट्रीय आय को, किसको? राष्ट्रीय आय को किससे? देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ध्यान से सुने, क्या कहे? क्या कहे कि राष्ट्रीय आय को किससे? देश की कुल जनसंख्या से क्या देने पर? भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दिया कि अगर फॉर्मूला बता दीजिए तो कहिएगा कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। क्या बोलिएगा? राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। बात क्लियर हो गया? हम आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आता है कि विकासशील देश क्या है? विकासशील देश क्या है? कहिएगा कि जिस देश की राष्ट्रीय आय कम है उसे विकासशील देश कहते हैं। न याद रहे तो कहिएगा किसी देश की जब प्रति व्यक्ति आय 37, किसी देश की अगर प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपया से कम है तो वह देश विकासशील देश कहलाता है। विकासशील मतलब विकास कर रहा है, विकसित मतलब जो विकसित हो चुका है, विकासित मतलब जो विकास कर रहा है उसे विकासशील देश कहेंगे। जिस देश की राष्ट्रीय आय कम हो, मतलब जिस देश की राष्ट्रीय आय क्या हो? कम हो, तो वह देश विकासशील देश कहलाता है। न याद रहे तो कहिएगा जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपया से कम हो तो वह देश विकासशील देश कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है? विकासशील देश कहलाता है। अगला आ जाइए, अगला है कि माप विकास सूचकांक क्या है। अगला प्रश्न आता है कि माप विकास सूचकांक क्या है। देखिए माप विकास सूचकांक क्या है आपको बताएंगे क्या है। देखिएगा माप विकास सूचकांक क्या है? कहिएगा कि राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा एक व्यक्ति थे जिसका नाम था महबूब उल हक। क्या था उसका नाम? महबूब उल हक के द्वारा यह माप विकास सूचकांक रिपोर्ट क्या किया गया? तैयार किया गया। किसके निर्देशन में? महबूब उल हक के निर्देशन में माप विकास सूचकांक को क्या किया गया? तैयार किया गया। अगला देखिए, आगे पूछेगा कि बताइए माप विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए माप विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। तो देखिए माप विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं। माप विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? 3 सूचक हैं। कितने सूचक हैं? 3 सूचक। कहिएगा कौन कौन? देखिए पहला है जिसको कहते हैं जीवन आशा। पहला क्या है? जीवन आशा। दूसरा है शिक्षा प्राप्ति और तीसरा है जीवन स्तर। तीसरा क्या है? जीवन स्तर। क्या बताए? माप विकास सूचकांक के कितने सूचक? 3 सूचक। कौन कौन? पहला जीवन आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति, तीसरा जीवन स्तर। तीसरा जीवन स्तर। समझ में आया? क्या कहिएगा? पहला जीवन आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति, तीसरा जीवन स्तर। तीसरा जीवन स्तर। माप विकास सूचकांक के आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा है बहुत बार। क्या आपसे प्रश्न क्या पूछ देगा कि बताइए माप विकास सूचकांक के कितने सूचक है? तो कहिएगा 3। पहला जीवन आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति, तीसरा जीवन स्तर। आगे बढ़े, आप आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आता है कि आधारिक संरचना क्या है। आधारिक संरचना क्या है? अब कहिएगा कि आधारिक संरचना क्या होता है, आधारिक संरचना किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा आधारिक संरचना क्या है। देखिए मतलब कहिएगा कि वे सभी सेवाओं तथा वह सभी सुविधाओं तथा सेवाओं या सेवाओं तथा सुविधाओं जो देश के आर्थिक क्रिया में सहायक करता है, जो हमारे देश के आर्थिक क्रिया में सहायक होता है उसे आधारिक संरचना। याद रहा? ईमानदारी से बोलिएगा कि कहे आधारिक संरचना किसे कहते हैं?
आप लोगों को पता होगा, कहिएगा कि वे सभी, क्या बोलिएगा, वे सभी सेवाओं तथा सुविधाओं जो देश के, किसके, देश के आर्थिक क्रिया में, किसमें, आर्थिक क्रिया में सहायक होता है। क्या होता है, जो देश की आर्थिक क्रिया में सहायक होता है उसे हम लोग आधारिक संरचना कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधारिक संरचना कहते हैं। कहिए हम नहीं समझे तो देखिए एग्जाम्पल देंगे ना तो तुरंत कहिएगा कि ओ यह क्या है। देखिएगा जैसे कहे बिजली, क्या बिजली जो है हमारे देश की आर्थिक क्रिया में सहायक न है ना, ईमानदारी से बोलिएगा। ये जो बिजली है हमारे देश के आर्थिक क्रिया में सहायक न है, तो हमारा कौन सा रचना हो जाएगा, आधारिक संरचना। सेवाओं, मान लीजिए कि आप किसी की सेवा, मतलब जैसे आप कुछ कर रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो सेवा हो सकता है, सेवा भी कर सकते हैं। तो सेवा मतलब कोनो भी काम जिससे देश के आर्थिक क्रिया में क्या हो, सहायक हो, उसे हम लोग कौन सी कहेंगे, आधारिक संरचना। कॉलेज हम देश के आर्थिक क्रिया में सहायक होता है, अस्पताल भी हमारे देश के आर्थिक क्रिया में सहायक होता है। बहुत सारे हैं जो हमारे देश की आर्थिक क्रिया में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। अगला आ जाइए, अगला है कृषि जनित उद्योग। अगला है कि आपसे पूछ देगा कि बताइए कृषि जनित उद्योग क्या है, कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछ दिया है कि बताइए कृषि जनित उद्योग क्या है। अब देखिएगा, अब जो नया पढ़ा है वो कैसे बोलेगा, ना याद रहे तो मूर्खवा भाषा में एकदम याद रखिएगा कि कोनो भी सामान है, मतलब कोनो सामान ला करके उससे नया चीज तैयार किए, मतलब उसके हम कृषि पर आधारित। देखिए परिभाषा समझिए, तुरंत याद हो जाएगा। कृषि जनित उद्योग क्या है, कहिएगा कि वैसा उद्योग जो कृषि उत्पाद पर आश्रित। क्या बोलिएगा, कहिएगा कि वैसा उद्योग जो किस पर आधारित हो, कृषि उत्पाद पर क्या हो, आश्रित हो, उसे हम लोग कृषि जनित उद्योग कहते हैं। कहिएगा एक आध एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे दें। एग्जाम्पल क्या देंगे, एग्जाम्पल में जैसे दे दिए, एगो आता है, देखते होंगे कि आम से अचार बनाना। आम खरीद लिए, उससे हम लोग क्या बना दिए, अचार। आम खरीद लिए, उससे क्या बना दिया, अचार। तो ये हमारा कृषि जनित उद्योग हो जाएगा। कौन उद्योग, कृषि जनित उद्योग हो जाएगा। काहे कि हम सामान लेकर के उसी से नया वैरायटी तैयार किए, मतलब कृषि उत्पाद पर क्या हुए, आश्रित हुए। जैसे टमाटर लिए, क्या लिए, टमाटर लिए, उससे क्या बना दिए, सॉस। क्या बना दिए, सॉस। क्या बना दिए, सॉस। तो वह हमारा कौन सी हो जाएगा, कृषि जनित उद्योग। कहिएगा कि वैसा उद्योग जो कृषि उत्पाद पर आश्रित हो उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि जनित उद्योग। अगला देखिए, एगो आता है कि गरीबी रेखा क्या है। गरीबी रेखा क्या है, देखिए गरीबी रेखा किसे कहते हैं, गरीबी रेखा क्या है। देखिए गरीबी रेखा, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोवर्टी लाइन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोवर्टी लाइन कहते हैं। किसको, गरीबी रेखा को। अब देखिए गरीबी रेखा किसे कहते हैं, कहिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी। कितना, आपसे बहुत बार प्रश्न पूछेगा कि बताइए ग्रामीण क्षेत्र में कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 2400 कैलोरी। कितना कैलोरी, 2400 कैलोरी। और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्या बोलिएगा, गरीबी रेखा में कहिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी। जिस व्यक्ति को अगर भोजन मिल रहा है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उससे नीचे रहने वाले व्यक्ति को हम लोग गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं। उससे नीचे रहने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं। क्या कहिए, गरीबी रेखा में गरीब ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इससे नीचे रहने वाले व्यक्ति को हम लोग गरीबी रेखा के नीचे रखते हैं। किससे, गरीबी रेखा के नीचे रखते हैं। अब देखिए इसका एगो लास्ट टॉपिक है मनरेगा। अगला लास्ट टॉपिक है मनरेगा। अब देखिए पहले इसको नरेगा हम लोग पढ़ते थे, मनरेगा को हम लोग क्या कहते थे, पहले नरेगा कहते थे, नरेगा कहते थे। देखिए अभी इसको मनरेगा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मनरेगा। क्यों होता है हम बता देंगे आपको। देखिए आपको जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे ना, उसमें हम बता देंगे, जब ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे तो उसमें बता देंगे कि किसके तहत नरेगा को मनरेगा कर दिया गया। तब तक के लिए धैर्य रखिएगा। मनरेगा क्या होता है, देखिए मनरेगा जो है वह ग्रामीण रोजगार देने वाली एक राष्ट्रीय योजना है। क्या कहिएगा, ये जो मनरेगा है ना, कहिएगा कि ग्रामीण रोजगार मतलब ग्रामीण लोगों को रोजगार देने वाली एक राष्ट्रीय योजना है। क्या है, एक राष्ट्रीय योजना है जिसके तहत जितने भी ग्रामीण मजदूर हैं उसको वर्ष में, मतलब एक वर्ष में
100 दिन रोजगार देने का प्रावधान होता है। कुछ भी होगा, अगर कोई मनरेगा, अभी देखते होंगे बहुत सारा योजना निकलता है, तो यह भी मनरेगा भी एक क्या है, योजना है। तो कहिएगा मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने वाली एक राष्ट्रीय योजना है, जिसके तहत ग्रामीण मजदूरों को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार देने का क्या है, प्रावधान है। और इसके लिए जो मजदूरी होती है वह न्यूनतम निर्धारित कर दी जाती है कि आपको इतने ही रुपया मिलेगा। इसके लिए मजदूरी क्या है, निर्धारित है। देखिए इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत पूर्ण तरीका से हम लोगों ने क्या कर लिया, समाप्त किया। बहुत अच्छे तरीका से हम लोगों ने क्या किया, समाप्त किया। लेकिन एक देखिए, इसमें हम लोगों ने आपका दो टॉपिक्स को छोड़े हैं। क्या यह कौन कौन छोड़ दिए, तो एगो है बिहार के पिछड़ेपन का कारण। पहला कौन सी है, जो आपको 5 नंबर में पूछेगा। दूसरा है जो है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। पहला क्या है, बिहार के पिछड़ेपन का कारण, और दूसरा क्या है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। ये देखिए थोड़ा लंबा है, तो इसीलिए इसको हम लोग आपको अलग से वीडियो बना करके दे देंगे कि आप जो है इस बार हमको लगता है कि जो बिहार के पिछड़ेपन का कारण है, या बिहार के 2 टॉपिक्स में से एक टॉपिक जरूर आ सकता है। तो आपको हम लोग अगले वीडियो में, मतलब 2 टॉपिक्स का, एगो बिहार के पिछड़ेपन का कारण और एगो बिहार के पिछड़ेपन का दूर करने का उपाय का एगो अलग से वीडियो आपको बना करके दे देंगे। तो आज का सफर यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। अब चलते हैं, धन्यवाद।